हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग टीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार इतिहास भाग 9 में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसी के आगे अब हम इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले की बात है कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी था, की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो ऐसा क्यों हुआ? घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। उसी अपमान का बदला लेकर उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, जिससे चाणक्य की मदद से नंद वंश का अंत हो गया। अब ये जो विनाश हुआ नंद वंश का, ये किसकी सहायता से किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इनकी सहायता कश्मीर के राजा पर्वतक ने की थी, जिससे नंद वंश का विनाश हो गया। अब बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तक्षशिला इस वक्त पाकिस्तान में पड़ता है। तो उस समय का ये बहुत ही प्रमुख विश्वविद्यालय था। दूर दूर से विदेशों से इसमें पढ़ने के लिए छात्र आते थे। तो ये वहाँ के क्या थे? गुरु थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम से ये इकोनॉमिक्स टाइप का लग रहा है, लेकिन इसमें राज व्यवस्था का वर्णन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, तो इसमें राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का आप एक चित्र देख रहे हैं। इस तरीके से एक इनकी मूर्ति बनाई गई है। इनके कुछ अन्य नाम भी थे जो विभिन्न लेखों में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे यूनानी अभिलेखों में। तो उसमें इनको सेंड्रोकोट्स या फिर पॉलीब्रोथस, एंड्रोकोट्स या फिर विशाल, इन 4 नामों से इनको जाना जाता है। मुद्रा राक्षस एक रचना है जो विशाखदत्त की है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल अथवा कुलहीन बताया गया है, तथा अन्य बौद्ध साहित्य जैसे महावंश और चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में इनको क्षत्रिय बताया गया है। तो ये 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक था। मतलब पहला ऐसा राजा था जिसने भारतीय साम्राज्य को विस्तार किया या फिर उसको स्थापित किया। इसके बाद इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? अलेक्जेंडर सिकंदर का ये क्या था? सेनापति था। तो सन 305 ईसा पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो एपियानस ने किया हुआ है अपनी रचना में। इसके बाद मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये यूनानी राजदूत था, इनके दरबार में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन इसने अपनी रचना इंडिका में किया है। और इसी मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज ने क्या कहा है, तो आंसर होगा पालीब्रोथा। इसके आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था वो दुर्दता से हुआ था। दुर्दता घनानंद की बहन कही जाती है, उससे इनका विवाह हुआ था। एक इसका विवाह जो हुआ था वो सेल्यूकस निकेटर, जिसको इसने 305 ईसा पूर्व में हराया था, उसकी पुत्री कार्नेलिया से भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह। तो इस विवाह के उपरांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 राज्य दिए थे, जो पश्चिम की तरफ थे: काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार में क्या दिए थे? 500 हाथी दिए थे। शादी के उपरांत इसने 500 हाथी दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक जस्टिन था, उसने चंद्रगुप्त की 6 लाख सेनाओं को क्या बोला था? डाकुओं का गिरोह। ये कथन पूछ लिया जाता है कि डाकुओं का गिरोह चंद्रगुप्त की सेना को किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो इस तरीके से विस्तृत होता गया पश्चिम की तरफ। आप देख रहे हैं कांधार अंदर, पाटलिपुत्र से लेकर ये कांधार तक पहुंच जाता है। ये इस तरीके से ये पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है और चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो था भारतीय साम्राज्य, ये विस्तृत होता चला गया।
अब इसके बाद देखते हैं कि जो अंतिम समय के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसा था। तो गुरु भद्रबाहु जो जैन गुरु थे, हमने आपको जैन साहित्य वाले वीडियो में, जैन ग्रंथ वाले वीडियो में आपको बताया है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके जैन धर्म का वीडियो देख सकते हैं। तो जो भद्रबाहु थे उनसे इन्होंने शिक्षा ली, किसकी? जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली। और उसके बाद ये अपने अंतिम दिनों में चंद्रगिरी पहाड़ियों पर चले गए, जो कहाँ पर हैं? श्रवणबेलगोला कर्नाटक पे हैं, जहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है। तो ये वहीं चंद्रगिरी की पहाड़ियों में चले गए। और इसके पश्चात ये आप फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने समाधि ले ली। और संथारा अथवा संलेखना एक प्रक्रिया होती है जैन धर्म में, उस विधि के द्वारा इन्होंने प्राण त्याग कर दिया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन जो था अंत हुआ। उसके बाद इनका पुत्र सन 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। उसका जो नाम था वो था बिंदुसार। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य हर्षवर्धन का पुत्र था। दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र बिंदुसार था वो 298 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। इसके भी कुछ अन्य नाम थे। क्या थे? अमित्रघात, नंदसार, वायुपुराण में भद्रसार बोला गया है, चीनी ग्रंथों अभिलेखों में इसको बिंदुपाल बोला गया है, और यूनानियों द्वारा इसको अमित्रोकेडीज बोला गया है। इस तरीके से इनके विभिन्न नाम थे। अब जो बिंदुसार था, इसका विवाह जो हुआ था सुभद्रांगी से हुआ था। इनकी जो इनकी पत्नी थी उनका नाम सुभद्रांगी था, और सुभद्रांगी से विवाह के पश्चात ही जो इनको पुत्र हुआ उसका नाम था अशोक। अशोक के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह शुरू हो गया। तक्षशिला आप जानते हैं पश्चिम में है, पाकिस्तान की अगर वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान के आसपास है। तो वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए 2 बार विद्रोह हुआ। तो 2 बार विद्रोह का दमन करने के लिए पहली बार इन्होंने अशोक को भेजा था और दूसरी बार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, और विद्रोह को दबा दिया गया। इस तरीके से इसका भी साम्राज्य का विस्तार होता गया। आप देख रहे हैं पश्चिम में तो उतना ही था, ये साउथ की तरफ भी विस्तार होता चला गया बिंदुसार के साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने विभिन्न युद्ध लड़े, बिंदुसार ने विभिन्न युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य और भी ज़्यादा फैलता चला गया। इसके बाद हम बात करेंगे बिंदुसार से संबंधित कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये किस संप्रदाय का था? तो ये आजीवक संप्रदाय का था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से बिलोंग करता था, वैसे बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का एक अन्य नाम दिया गया है, इसको सिंहसेन बोला गया है, ये भी पूछा जाता है। बिंदुसार की जो मंत्रिपरिषद थी, मतलब इसकी जो कैबिनेट थी, उसमें लगभग 500 मंत्री थे। 500 मंत्री इसने रखे हुए थे। ये किस में पता चलता है हमको? दिव्यावदान के अनुसार। इसके बाद सीरिया का जो राजा था एंटियोकस फर्स्ट उस टाइम का, उससे बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की रिक्वेस्ट की थी कि ये आप हमको भेज दीजिए। तो उसने सब कुछ तो भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था। तारानाथ ये एक बौद्ध विद्वान थे। इनके अनुसार बिंदुसार जो था उसने 16 राज्यों को जीत लिया था। ये 16 राज्यों का विजेता था। अब हम बात करते हैं, इसमें जो परीक्षाओं में कुछ प्रश्न हैं जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं मौर्य साम्राज्य से, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र के बारे में आपको हमने पहले बताया था, तो ये चाणक्य ने की थी। अब बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने हेतु अशोक को कहाँ भेजा था? हमने बताया था 2 विद्रोह हुए थे। कहाँ पे? तक्षशिला में। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था? आप जानते हैं भद्रबाहु के संपर्क में आकर इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। बिंदुसार किस संप्रदाय से था? आजीवक संप्रदाय से था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग अथवा संलेखना कहाँ किया? ये किया था श्रवणबेलगोला में, जो चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य प्रश्न थे जो पेपर में पूछे गए हैं। इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।